जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। ये जो है कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे कि वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं डिफरेंट, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट सबसे पहले होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। वर्कलोड इन नर्सिंग इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड फिजिकल एंड कोग्निटिव एफर्ट। यानी वर्कलोड नर्सिंग में हम अगर डिफ़ाइन करते हैं तो ये क्या चीज़ है, टाइम की अमाउंट और फिज़िकल और कोग्निटिव एफर्ट की वो अमाउंट जो कि हमें चाहिए होती है केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करनी है या इनडायरेक्ट केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो हमें टाइम और एफर्ट चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कलोड कहते हैं। इसके अलावा हमें नॉन असिस्टेंस केयर एक्टिविटीज़ के लिए भी जो टाइम चाहिए होता है और जो एफ़र्ट चाहिए होती है उसको भी हम वर्कलोड कहते हैं। नॉन असिस्टेंस केयर एक्टिविटीज़ यानी जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी की असिस्टेंस के बगैर भी परफॉर्म की जा सकती हैं, तो नॉन असिस्टेंस केयर एक्टिविटीज़ के लिए भी हमें जो टाइम चाहिए, जो एफ़र्ट चाहिए, उसको हम कहते हैं कि ये वर्कलोड हम इसे कहते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क अमंग द एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी आपने किस तरह से वर्क को जो है वो डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है एम्प्लॉयज़ के दरमियान, और बाद में आपने मॉनिटर करना है कि जो लोगों ने काम किया है टाइम टू टाइम उसकी कितनी जो है वो इफेक्टिवनेस सामने आई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल यही होता है कि हमने वर्क जो है वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर करना है। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम के अंदर, और उसके बाद जो अमाउंट है लोगों से जो वर्क उन्होंने किया है उसको भी हमने देखना है कि उन्होंने अपने अपने मुताबिक सही काम किया है या नहीं किया। ठीक है, तो एबिलिटी टू अंडरटेक द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और सक्सेसफुली कितने अच्छे से उन्होंने इसको अकॉम्प्लिश किया है विद इन द टाइम, ये देखना जो है वो क्या कहलाता है, वर्कलोड मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, उसका मतलब क्या है कि परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कम से कम रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करते हुए हमने एक्टिविटीज़ को जो है वो परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो दूसरा इसका मतलब है वो ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम अमाउंट में जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन हो। तो एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज जो है वो प्रॉफिट देनी है। तो ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज अ टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट। उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी है हमारी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितने एफिशिएंटली एक प्रोसेस जो है वो रन हुआ है। ठीक है, और उसके कितने जो है वो आउटपुट हमें मिला है। तो आउटपुट अगर अच्छा मिला तो मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, अगर आउटपुट अच्छा नहीं मिला तो मतलब प्रोडक्टिविटी कम है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस हम कहते हैं कि एक मैनेजमेंट के अंदर कैपेबिलिटी टू अचीव द डिज़ायर्ड टारगेट्स, डिज़ायर्ड गोल्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर लिए हैं, उस अचीव करने की जो कैपेबिलिटी होती है विद इन अ रेफरेंस टाइम, उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस। ठीक है, आपने क्या किया है, सही किया है। ठीक है, और सही टाइम के अंदर जो है वो आपने उसको अकम्प्लिश कर लिया है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी मैनेजमेंट की जो है वो इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के दरमियान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस इज़ द डिग्री टू विच समथिंग इज़ सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग अ डिज़ायर्ड रिजल्ट, यानी वो डिग्री जिसमें एक इंसान जो है वो सक्सेसफुल होता है अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को जो है वो अचीव करने में, उसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस है। और एफिशिएंसी क्या होता है, क्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एफिशिएंट, उस एफिशिएंट बनने की जो क्वालिटी है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। बेसिकली जो इफेक्टिवनेस होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितनी सक्सेस मिली है, और एफिशिएंसी ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको कैसे सक्सेस मिली है। ठीक है, आपने किस मैनर में जो था वो एक्ट किया था तो आपको सक्सेस मिली है। सिंपल इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिवनेस रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ सक्सेस कितनी है, और एफिशिएंसी रिप्रेजेंट करती है कि आपने किस मैनर में एक्ट किया था तो आपको वो रिजल्ट जो है वो मिले हैं। इफेक्टिवनेस जो है वो रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ अ थिंग, और एफिशिएंसी रेफर्स टू द मैनर इन विच समथिंग इज डन। इफेक्टिवनेस इज़ डूइंग द राइट थिंग, यानी आपने सही चीज़ करनी है, और एफिशिएंसी इज़ डूइंग द थिंग राइट, यानी आपने अगर कोई चीज़ ख़राब भी हुई है तो उसको ठीक तरीके से ठीक करना है आपने उसको। इफेक्टिवनेस करेक्टराइज्ड बाय सक्सेसफुल रिजल्ट्स, और एफिशिएंसी जो होती है वो करेक्टराइज्ड बाय सिर्फ सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आने, बल्कि मिनिमम ऑफ वेस्ट, एक्सपेंस जो एक्सपेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, एफर्ट भी जो है वो कम लगनी चाहिए इसके ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं।
नर्सिंग केयर प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, उसमें आ जाता है सबसे पहले इनपुट, जो भी चीज़ आप दे रहे हैं इनपुट। थ्रूपुट जो है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर से वो गुजर के, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद आउटपुट है आपके रिजल्ट्स वगैरह, जो डिज़ायर्ड आउटकम्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। और फीडबैक जो है वो बाद में, फीडबैक यानी जो आउटपुट जब आता है तो उसके नतीजे में जो फीडबैक आपको मिलता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा फीडबैक है, जो सजेशंस वगैरह बाद में मिलती हैं। इनपुट अगर हम देखें तो इनपुट क्या है, रिसोर्सेज जो कि हमने इन्वेस्ट किए हैं एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, जो टाइम, जो मनी, जो एफर्ट हमने लगाई थी उसको हम कहते हैं इनपुट। थ्रूपुट को देखिए तो वो रेट है कि जिससे सिस्टम जो है वो अपनी प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं थ्रूपुट। और आउटपुट क्या है कि रिजल्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के या आउटकम्स कह लें या आपके गोल्स जो आपको अचीव हो गए हैं एट द एंड, उसको हम कहते हैं ये हमारा आउटपुट है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो इनपुट में जैसे हेल्थ स्टेटस है, इंश्योरेंस स्टेटस है, जी डेमोग्राफिक्स हैं, ये सारे हमारे इनपुट्स हैं। थ्रूपुट है कि वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो कि हमने अचीव करनी थी, स्टाफिंग है, अवेलेबिलिटी, स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी है, आईटी सिस्टम है। और आउटपुट में यानी हमारे पास अब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आ गई हैं, बेड्स आ गए हैं, और पोस्ट केयर, एक्यूट केयर की सर्विसेज हैं हमारे पास, मेंटल हेल्थ की सर्विसेज डिफरेंट, तो ये हमारा सारा क्या आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स हैं। कुछ नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स के आप बेसिकली हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो पेशेंट की केयर का गोल जो है वो अकम्प्लिश करना है। ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से जो है वो टास्क परफॉर्म करने हैं और किसने टास्क परफॉर्म करने हैं, और नंबर ऑफ़ केयर गिवर्स कितने होने चाहिए, टाइप ऑफ़ केयर गिवर कैसी होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल्स जो हैं वो दो तरह के हैं, ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ केयर, इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ केयर, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडल में हमारे पास टोटल पेशेंट केयर आ जाता है, प्राइमरी नर्सिंग आ जाता है, फंक्शनल नर्सिंग आ जाता है, टीम नर्सिंग और मॉड्यूलर नर्सिंग आ जाता है। जबकि इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ केयर में प्रैक्टिस, पार्टनरशिप, केस मैनेजमेंट और क्रिटिकल पाथवेज भी हैं, ठीक है। एक इवॉल्विंग मॉडल ऑफ केयर भी यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट जो वो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ केयर, इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ केयर है। टोटल पेशेंट केयर का मतलब क्या होता है कि एक नर्स है, ठीक है, उसने ही जो क्या करना है, प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, पेशेंट की सारी केयर जो है वो उसको परफॉर्म करना है एक ही नर्स ने। जैसे आईसीयू की नर्सेज होती हैं और पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट्स की जो है वो नर्सेज होती हैं। टोटल पेशेंट केयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एक ही नर्स होती है, वही डिसाइड करती है कि पेशेंट के बारे में मैंने अब क्या डिसीजन लेना है। इस वजह से हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी एक ही बंदा जब वो काम परफॉर्म कर रहा है सारा, तो अगर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई हिसाब किताब पूछना होगा कि इस पेशेंट को अगर ये हुआ तो ये क्यों हुआ, तो हम उस एक पर्सन से जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो है वो होलिस्टिक केयर जो है वो उसको रिसीव होती है पेशेंट को। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि हर ईच आरएन जो है उसकी डिफरेंट अप्रोच होती है, और ये कि एक आरएन अगर एक पेशेंट के लिए होगी तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है वो काम पड़ जाएगा हमें, ठीक है। और इतनी ज़्यादा आरएन रजिस्टर्ड नर्सेज जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती, तो लैक ऑफ आरएन अवेलेबिलिटी एक इसका डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। उसके बाद ये उन्होंने मॉडल की एक तरह डायग्राम बनाई है कि टोटल पेशेंट केयर में किस तरह से होता है। रजिस्टर्ड नर्स होता है, ठीक है, एक होती है वो 8 आवर शिफ्ट में पेशेंट की केयर करती है, फिर नेक्स्ट आती है वो 8 आवर शिफ्ट में, और फिर नेक्स्ट आती है वो 8 आवर शिफ्ट में, लेकिन एक पेशेंट के लिए एक ही रजिस्टर्ड नर्स जो है वो काम करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शनल नर्सिंग। फंक्शनल नर्सिंग में क्या आता है कि हर नर्स जो है जो जो उसको काम आता है, जो जो उसको टास्क असाइन किया जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करती है। जैसे कि अगर रजिस्टर्ड नर्स है तो उसको कोई डायग्नोसिस का, असेसमेंट का जो है वो दे जाता काम, ठीक है, वो करेगी। उसके बाद जो कह रहे लेस एक्सपीरियंस होती है उसको क्या दिया जाता है कि वाइटल साइन परफॉर्म का काम करे, ठीक है, या चार्टिंग वगैरह का काम करे। तो इस तरह हर जो पर्सनल होगा उसको उसका काम जो है वो असाइन कर दिया जाता है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। एडवांटेजेस इसके क्या है कि एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी जो ज़्यादा मुश्किल टास्क होते हैं वो आरएन परफॉर्म करती है, और जो लेस डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं वो दूसरे पर्सनल जो हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ आरएन रिक्वायर्ड, यानी ज़्यादा आरएन नहीं चाहिए होती, क्योंकि दूसरे टास्क दूसरे लोग परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क आर कम्प्लीटेड क्विकली, जल्दी जल्दी काम जो है वो हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें क्या है कि केयर में भी फ्रेगमेंटेड, यानी एक बंदा एक काम कर रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है, तो इस वजह से केयर जो होती है उसके पीसेस में वो डिवाइड हो जाती है, आप कह लें। और पेशेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इतने ज़्यादा मेरे केयर प्रोवाइडर्स हैं, और केयर गिवर्स फील अनचैलेंज्ड, यानी
जितने भी केयर गिवर्स होते हैं वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि अगर एक पेशेंट है, जैसे हमने पहले प्राइमरी में पढ़ा था कि वो एक ही पर्सन है तो वो टोटल पेशेंट केयर कर रही है तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब इसमें डिफरेंट लोग जो हैं वो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई भी जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं लेता। इस तरह से जो है वो इसका एक फ्लो चार्ट है कि एक नर्स मैनेजर है, ठीक है, उसमें LPN होता है जो कि पेशेंट के जो है वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट वगैरह का काम करेगी, ठीक है। लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स होती है, और उसके बाद रजिस्टर्ड नर्स होती है जो उसकी असेसमेंट और केयर प्लान्स बनाएगी, और जो नर्स एड प्रोवाइड करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वाइटल साइन करेंगे और हाइजीन का काम या स्टॉकिंग का काम जो है वो कर लेंगे। हर पर्सन को जो है वो उसका टास्क असाइन कर दिया जाता है। टीम नर्सिंग नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। टीम नर्सिंग में क्या होता है कि RN को एक टीम लीडर बना दिया जाता है, ठीक है, और वे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को कवर किया जाता है। ये 1950 में जो थी वो इवॉल्व हुई थी ताकि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा की जा सके, और फ्रेगमेंटेड केयर जो होती है उसको कम करने के लिए ये इवॉल्व हुई थी। हम इसका देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं कि इस तरह से नर्स मैनेजर होती है एक, ठीक है, उसके नीचे एक दो जो है वो इस तरह RN टीम लीडर है, एक ये RN टीम लीडर है, ठीक है। अब टीम लीडर के अंडर एक ग्रुप होता है, यानी एक RN होगी, एक LPN होगी और नर्सिंग असिस्टेंट होगी, और इनके अंडर जो है वो एक पेशेंट का ग्रुप जो है वो असाइन कर दिया जाता है इनको। इस तरह दूसरी RN टीम लीडर बना दी जाती है, उसके अंदर उसके अंडर एक RN होती है, LPN और नर्सिंग असिस्टेंट होती है, और उसके अंडर जो है वो एक पेशेंट का ग्रुप बना दिया जाता है, और इन सबको नर्सिंग मैनेजर जो है वो कंट्रोल करती है। तो इसको हम कहते हैं टीम जो है वो उन्होंने बना दिए हैं, टीम नर्सिंग मॉडल इसको कहा जाता है। तो टीम नर्सिंग मॉडल के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होता है कि हाई क्वालिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। तो टीम मेंबर्स जो होते हैं वो सारे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि कॉन्टीन्यूसली सफ़र इफ़ डेली टीम असाइनमेंट्स वेरी, यानी अगर तो डेली की असाइनमेंट जो है वो चेंज हो रही हैं तो सबको जो है वो सफ़र करना पड़ता है, सबको नए तरीके से कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। टीम लीडर जो है उसके अंदर गुड लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, वरना जो है ये काम नहीं करेगा। उसके बाद ये कि प्लानिंग और कम्युनिकेशन जो है उसके लिए उनके पास इनसफिशिएंट टाइम होता है, यानी सब जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। या तो नर्स मैनेजर टीम लीडर के साथ करेगी, टीम लीडर आगे से जो अपने मेंबर्स हैं उनके साथ करेगी, लेकिन एट अ टाइम जो है वो सबके साथ कम्युनिकेशन या सबके साथ प्लानिंग करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं टीम नर्सिंग मॉडल के। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूलर नर्सिंग आ जाती है। मॉड्यूलर नर्सिंग यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टीम नर्सिंग को मॉड्यूलर नर्सिंग कहते हैं। इसमें क्या किया गया कि पेशेंट को जो है, पेशेंट का जो एक यूनिट था उसको डिवाइड कर दिया गया कुछ मॉड्यूल्स में या कुछ यूनिट्स में, ठीक है। जिसकी जो RN थी उसको उसका लीडर बना दिया गया, तो उसको जो है वो कुछ डिफरेंट टास्क जो थे वो असाइन किए गए, ठीक है, सेम जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हुए। ये इस वजह से किया गया ताकि जो RN है, जो रजिस्टर्ड नर्स है, उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो केयर वगैरह के प्लान बनाने में। हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि मॉड्यूलर नर्सिंग जो है वो किस तरह से काम करती है। तो ये एक नर्सिंग मैनेजर है, ठीक है, इसके अंडर जोग्राफिकल पेशेंट यूनिट 1 है, आप कह लें हॉस्पिटल का। ये एक वार्ड का यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है। तो इसके अंदर जो है वो पेशेंट केयर टीम में कौन कौन शामिल होगा, RN होगी, एक LPN होगी और नर्सिंग एड वगैरह जो है वो शामिल होंगी, ठीक है। एक यूनिट की ये चीज़, एक यूनिट के जो है ये पर्सन होंगे, एक यूनिट के ये पर्सन होंगे, एक यूनिट के ये पर्सन होंगे, लेकिन एक RN जो है वो सब के अंदर, सब यूनिट्स के अंदर एक एक RN ज़रूर होगी, ठीक है। तो एडवांटेजेस के क्या आते हैं कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर इज़ इम्प्रूव्ड, कॉन्टीन्यूटी जो थी वो केयर की इम्प्रूव हो गई, इससे RN जो थी वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुई प्लानिंग में। हर यूनिट में RN थी, ठीक है, तो कहीं पे उसकी जो है वो कमी वगैरह नहीं हुई, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया केयर प्रोवाइड करने में। और जियोग्राफिक क्लोजनेस, यानी हर यूनिट में जो थी वो रजिस्टर्ड नर्सेस थी, तो उनकी कम्युनिकेशन भी जो थी वो एफिशिएंट हो गई। डिसएडवांटेजेस क्या है कि थोड़ी कॉस्ट जो है वो इससे इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हर यूनिट का जो है वो पर्सनल का जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद लॉन्ग कॉरिडोर्स नॉट कंड्यूसिव टू मॉड्यूलर नर्सिंग, यानी अगर लॉन्ग कॉरिडोर्स हों तो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है फॉर मॉड्यूलर नर्सिंग। ये इस तरह से मॉड्यूलर नर्सिंग मॉडल का जो है वो पिक्चर है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी नर्सिंग आ जाती है। प्राइमरी नर्सिंग मतलब कि 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नर्स की, जिसने जो है वो प्लान करना है और इवेल्युएट करना है केयर को। ये 1970 में जो थी वो दोबारा से इवॉल्व की गई थी ताकि RN की जो ऑटोनॉमी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। प्राइमरी नर्सिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि एक नर्स होती है, ठीक है, वो 24 आवर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट की प्लानिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, ठीक है, और इवेल्युएट करने के लिए पेशेंट केयर को।
और उसके साथ कभी कभी एसोसिएट नर्स भी होती है, जो कि जब प्राइमरी नर्स नहीं होती तब ड्यूटी पे, तो एसोसिएट नर्स होती है वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। तो ये प्राइमरी नर्सिंग केयर का एक मॉडल था। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि हाई क्वालिटी होलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। पेशेंट के साथ रैपर्ड जो होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि 24 आवर जो होती है वो नर्स वहाँ पे मौजूद होती है। RN जो है वो फील चैलेंज, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पेशेंट का सारा बर्डन होता है, पेशेंट का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वजह से वो अपने आप को जो है वो अकाउंटेबल भी ठहराती है इस चीज़ की। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है कि प्राइमरी नर्स मस्ट बी एबल टू प्रैक्टिस, उसको जो है वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आनी चाहिए, अदरवाइज अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो ये काम जो है वो सही से नहीं हो सकता। और उसको 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो 24 आवर वाला काम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा RN हमें चाहिए, ठीक है। हर पेशेंट के ऊपर जो है वो एक RN चाहिए जो कि 24 आवर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जिस तरह से उसका टाइम बढ़ेगा तो उसकी जो पे है वो भी उस तरह से इंक्रीज़ करना पड़ेगी, तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं है। प्राइमरी नर्सिंग का मॉडल हमने देख लिया, ठीक है जी। पार्टनरशिप मॉडल में क्या आता है कि एक RN है और उसके साथ जो है वो LPN या LVN को, यानी लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को या लाइसेंस्ड वोकेशनल नर्स को जो है वो पार्टनर उसका बना देते हैं, ताकि दोनों जो है वो मिलके काम करें। जो ज़्यादा हमने पढ़ा था कि डिफ़िकल्ट काम होते हैं वो जिस तरह RN कर ले, और लो जो काम है वो LPN या LVN जो है वो परफॉर्म कर ले। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव है प्राइमरी नर्सिंग से। अगर हम कंपेयर करें तो इसका ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। RN कैन इनकरेज द ट्रेनिंग एंड ग्रोथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। वो दूसरा अपना जो पार्टनर है यानी जो LPN है उसकी ग्रोथ और उसकी ट्रेनिंग भी जो है वो अच्छे से करवाती है। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि RN हो सकता है कि डेलीगेट ना कर पाए ठीक तरीके से LPN को कोई काम, और उसकी वजह से वो काम जो है वो हो ही ना, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये कि कंसिस्टेंट पार्टनरशिप डिफ़िकल्ट टू मेंटेन ड्यू टू वेरियड स्केड्यूल्स, यानी डिफरेंट जो है वो स्केड्यूल होता है। किसी पर्सन को कोई टाइम सूट कर रहा होता है, किसी पर्सन को कोई टाइम सूट कर रहा होता है, तो इसकी वजह से जो पार्टनरशिप होती है वो हो सकता है कि अच्छी ना हो सके। तो ये एक इसका जो है वो डिसएडवांटेज है कि अगर पार्टनरशिप ठीक नहीं हो सकेगी तो वो दोनों आपस में मिलकर काम नहीं कर सकेंगे। केस मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो 1970 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। हॉस्पिटल्स ने इसको 1980s में अडॉप्ट किया। तो कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं कि असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन है और इंटरेक्शन है, ठीक है। इस डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वो वेरिएशन पाई जाती है। ये बेसिकली क्रोनिकली इल पेशेंट्स होते हैं या जो सीरियसली इल पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म जो है वो रहना होता है, उनके लिए बनाया जाता है। RN जो है वो इसके अंदर एक प्लानिंग या इवैल्यूएटिव रोल जो है वो परफॉर्म करती है, और डायरेक्ट जो है वो केयर ड्यूटी जो है परफॉर्म नहीं करती। केस मैनेजमेंट को अगर हम देखा जाए तो इस तरह नर्स केयर मैनेजर होती है। एक नर्स केस मैनेजर क्या करती है, प्लान करती है, इम्प्लीमेंट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मॉनिटर करती है और इवैल्यूएट करती है पेशेंट की केयर को। और इसके अलावा ये कि जब भी ऑनसेट ऑफ इलनेस होगी तो नर्स केयर मैनेजर एक्ट करेगी, ठीक है। और रेजोल्यूशन ऑफ इलनेस जो है वो उसने करना है। इसके लिए वो कोलैबोरेट करेगी डिफरेंट लोगों से, कोऑर्डिनेट करेगी डिफरेंट सर्विसेज से, ताकि पेशेंट को जो है वो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड की जा सके। तो ये एक नर्सिंग केस मैनेजमेंट मॉडल है। इंपॉर्टेंस क्या होती है जी वर्कलोड मैनेजमेंट, जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए ज़रूरी है। क्लिनिकल टाइम से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए जो है वो नर्स जो है वो अपना काम कर सकती है। इसके अलावा ये कि एक्यूरेट डाटा हमें मिलता है कि कितने टाइम के लिए जो है वो काम हुआ है नर्सिस के वर्कलोड में, और जो पेशेंट का आउटकम आता है उसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बेहतर होती है इससे। इसके अलावा डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो भी नर्सिस को प्रोवाइड की जाती हैं कि अगर इस तरह से काम इफेक्टिवली नहीं हो रहा तो आप ये वाले यूनिट में या इस तरह से जो है वो काम करके देखें, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नर्सिस को मिलती हैं इससे। वर्कलोड मैनेजमेंट में जो था वो इससे रिलेटेड इतना ही था।